हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एनलाइटमेंट। इससे पहले लास्ट वीडियो में हम फंक्शनलिस्ट थॉट ऑफ स्कूल डिस्कस कर चुके हैं, जो कि हमारे साइकोलॉजी के जो स्कूल्स हैं वो चल रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे साइको एनालिसिस, मनोविश्लेषणवाद। और इससे पहले हम जो है स्ट्रक्चरलिज्म भी डिस्कस कर चुके हैं और उसके बाद हमने फंक्शनलिज्म डिस्कस किया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है और आप प्लेलिस्ट में जाकर भी उसको देख सकते हैं। तो चलिए, मैं डॉक्टर अनीता, आज हम डिस्कस करेंगे साइको एनालिसिस, जो ये थॉट ऑफ स्कूल है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस भी कीजिए, जिससे कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब देखते हैं साइको एनालिसिस। जो साइको एनालिसिस, ये साइकोलॉजी का वह थॉट ऑफ स्कूल है जिसे मेंटल डिसऑर्डर को समझने का जो प्रयास करता है। अकॉर्डिंग टू फ्रायड, दिस थॉट इज डायनामिक थॉट। सो ह्यूमन बिहेवियर के जो मूल की खोज है वो अनकॉन्शियस मोटिवेशन और कॉन्फ्लिक्ट की स्टडी को या स्टडी करता है या उसका एनालिसिस करता है। जो ये साइको एनालिसिस है, ये साइको एनालिसिस एज अ सिस्टम ऑफ साइकोलॉजी इज एसोसिएटेड विद द नेम ऑफ सिगमंड फ्रायड। अब ये जो है ये जो आपका ये थॉट है, ये सिगमंड फ्रायड ने दिया है इस थॉट को, और who stress study of human behavior through the analysis of unconscious mental process by using the free association and dream analysis। अब जो ये सिगमंड फ्रायड हैं, इन्होंने साइकोलॉजी में कॉन्शियस की जगह अनकॉन्शियस को ज्यादा महत्वपूर्ण माना है। यानी कि जो चेतन मन की अपेक्षा इन्होंने अचेतन मन को ज्यादा महत्वपूर्ण माना है। इन्होंने जो इसको कंपेयर एक आइसबर्ग से किया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह आइसबर्ग का 9/10 पोर्शन पानी में डूबा रहता है और 1/10 ऊपर दिखाई देता है, उसी तरह से ही जो हमारे मन का जो 1/10 भाग है वो कॉन्शियस माइंड है, और ज्यादातर हिस्सा जो है अनकॉन्शियस माइंड इन्होंने माना है। जिस कॉन्शियस माइंड में जो मनुष्य होता है वो अवेयर होता है, उस समय वो क्या कर रहा है उसे पता होता है, लेकिन अनकॉन्शियस माइंड में उसको ये चीजें जो है वो उसे नहीं पता होती, वो रिप्रेस हो जाती हैं, वो दब जाती हैं। अब इन्होंने यहाँ पर ये कहा कि ये यूजिंग द फ्री एसोसिएशन एंड ड्रीम एनालिसिस। अब जो ये इसकी जो मनोविश्लेषणवाद है, ये जो साइको एनालिसिस है, ये इन्होंने इसके स्टडी करने के दो मेथड बताए हैं। एक तो फ्री एसोसिएशन यानी कि स्वतंत्र सहचर्य विधि, और दूसरा है ड्रीम एनालिसिस यानी कि स्वप्न विश्लेषण विधि बताई है इन्होंने। कि जो आपका ये फ्री एसोसिएशन है, फ्री एसोसिएशन मतलब इसमें ये ऐसी प्रैक्टिस है जो कि जिसमें जो थेरेपिस्ट है वो आस्क अ पर्सन टू फ्रीली शो थॉट, वर्ड्स, आइडिया दैट कम टू माइंड। जो भी एक मनोचिकित्सक है और वो दूसरे व्यक्ति को उसके मन की बात जानने के लिए कि वो किस सिचुएशन में कैसे व्यवहार करता है, उसे कहा जाता है कि वो फ्रीली अपने आइडियाज को, अपने थॉट्स को बताए। और दूसरा है ड्रीम एनालिसिस। अब ड्रीम एनालिसिस दूसरा है इनका कि वो जो स्वप्न में जो उसकी इच्छाएं, उनका मतलब है कि जो रिप्रेस डिजायर हैं, वो कुछ ऐसी रिप्रेस डिजायर होती हैं जो कि हमारे अनकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं। तो ये जो इन जो हमारे डिजायर हैं, इन डिजायर को प्रेजेंट में, यथार्थ में करना संभव नहीं होता। तो इसीलिए जो है व्यक्ति, ये जो उसकी डिजायर दब जाती हैं, रिप्रेस हो जाती हैं, इनको सेटिस्फाइड वो एक ड्रीम के थ्रू करता है। अब इन्होंने आगे कहा कि ह्यूमन माइंड हैज 3 पार्ट्स। इन्होंने ह्यूमन माइंड के 3 पार्ट बताए हैं, जैसे कि आप यहाँ पर भी देख पाएंगे, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड बताया इन्होंने। कि जो ये कॉन्शियस माइंड है यानी कि चेतन मन, चेतन मन का मतलब वैसे पार्ट्स है जिसमें कि वो सारे एक्सपीरियंस होते हैं जो कि हमारे वर्तमान में है। जैसे कि यहाँ पर बताया है कि कॉन्शियस लेवल डील्स विद आवर अवेयरनेस, ये हमारी अवेयरनेस से डीलिंग करता है। जैसे कि अब इस समय हम साइको एनालिसिस की थ्योरी को डिस्कस कर रहे हैं,
तो ये हमारे कॉन्शियस माइंड का पार्ट है कि हम इस समय जो कर रहे हैं वो ये प्रेजेंट से रिलेटेड है। और किसी भी क्षण जो ह्यूमन बीइंग के मन में जो भी एक्सपीरियंस आ रहे हैं उसका संबंध उसके कॉन्शियस से होता है, जो कि प्रेजेंट में होता है। और ये इसका बहुत ये लिमिटेड होता है। और ये जो कॉन्शियस जो हमारी पर्सनैलिटी का बहुत छोटा और बहुत लिमिटेड एस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है? ये कॉन्शियस और अनकॉन्शियस के बीच का जो पार्ट होता है। अब जो अनकॉन्शियस माइंड है उसमें हमारी ऐसी डिजायर, ऐसे आइडियाज या ऐसे इमोशंस आते हैं जो कि हम प्रेजेंट में या हमारे वो एक्सपीरियंस नहीं होते हैं, परंतु प्रयास करने पर हमारे वो मन में आ जाते हैं। कहने का मतलब ये, जैसे हम एक एग्जांपल से इसको समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई बुक हमारे पास थी और हमें वो मिल नहीं रही है कि वो बुक कहाँ गई है, हम उसे ढूंढ रहे हैं। अब मैंने उस कबर्ड में देखा बुक को, लेकिन मुझे नहीं मिली। थोड़ी देर में हम परेशान रहे उस बुक के लिए कि भाई बुक कहाँ गई, बुक तो यहीं होनी चाहिए थी। लेकिन कुछ देर सोचने के बाद हमें ध्यान आया कि वो बुक तो मैंने अपने किसी फ्रेंड को दी थी। तो इसका मतलब कि वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली गई थी, लेकिन प्रयास करने के बाद वो हमारे कॉन्शियस माइंड में आ गई। अकॉर्डिंग टू फ्राइड, जो सबकॉन्शियस है और सबकॉन्शियस का जो सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस के बीच का जो पुल का काम करता है, ये फ्राइड के अनुसार जो सबकॉन्शियस है वो कॉन्शियस और अनकॉन्शियस के बीच एक पुल की तरह काम करता है। उसके बाद है अनकॉन्शियस, यानी कि अचेतन मन। अचेतन का मतलब है कि जो चेतना से पर है, जो चेतना में हमारे नहीं है। बहुत सारे हमारे ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं कि जो हमारे न तो कॉन्शियस में होते हैं और न ही सबकॉन्शियस में होते हैं। और ये ऐसे एक्सपीरियंस हमारे कहाँ होते हैं? वो अनकॉन्शियस में होते हैं, यानी कि अचेतन मन में होते हैं। अचेतन मन में जो रहने वाले विचार होते हैं, कभी कभी क्या होता है कि हम एंटी सोशल या इमोरल या हेटफुल ऐसे इच्छाएं होती हैं जो हम दूसरों के सामने उनको बता नहीं सकते हैं, क्योंकि ऐसी इच्छाएं और जो ऐसे आइडियाज होते हैं हम दिन प्रतिदिन जिंदगी में पूरा करना उनको संभव नहीं होता। जब हमारी वो इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तो हम क्या करते हैं, उसे अपने कॉन्शियस माइंड से हटाकर अनकॉन्शियस माइंड में रिप्रेस कर लेते हैं, दबा लेते हैं, जहां जाकर हमारी ये इच्छाएं खत्म नहीं होती हैं ये बिल्कुल, हाँ, लेकिन थोड़ी देर के लिए इनएक्टिव हो जाती हैं और बार बार वो कॉन्शियस में आने का प्रयास करती हैं। अब फ्राइड कहता है कि जो हमारी अनकॉन्शियस एक्सपीरियंस होते हैं या जो विचार हैं, उनका प्रभाव हमारे व्यवहार पर कॉन्शियस और सबकॉन्शियसनेस की जो भी एक्सपीरियंस है उनसे कहीं ज्यादा होता है। इसने अनकॉन्शियस जो मन का भाग है उसको ज्यादा माना है। यही इसी वजह से कि उसने कहा कि जो अपने सिद्धांत में उसने ये बताया कि जो अनकॉन्शियस को कॉन्शियस और सबकॉन्शियस की तुलना में उसने ज्यादा बड़ा आकार बताया है। तो यहाँ पर ये हो गया। इसके बाद हम देख लेते हैं साइको एनालिसिस पॉइंट्स आउट ऑफ 3 एस्पेक्ट्स ऑफ माइंड विच डिटरमाइंस आवर पर्सनैलिटी। उसने 3 और पार्ट बताए हैं इसका, इड, ईगो और सुपर ईगो। यहाँ पर इड, ईगो और सुपर ईगो बताया है इसने। अब ये भी देख लेते हैं कि इड क्या है। अब ये जो थॉट ऑफ स्कूल है ये इड के लिए कहता है कि जो हमारे इड जो है वो इनेट है ये, और ये जो है इसको हम प्लेजर प्रिंसिपल भी मानते हैं, सुख का सिद्धांत भी मानते हैं। ये हर स्थिति में चाहे वो किसी भी तरह की सिचुएशन हो उसमें सुख प्राप्त करना चाहता है, जो हमारा इड पार्ट है। और इसको प्लेजर प्रिंसिपल भी बोलते हैं क्योंकि ये ऐसी प्रवृत्तियों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? केवल आनंद की अनुभूति करना होता है। आनंद देने वाली जो भी प्रेरणा होती है उनसे संतुष्टि करना होता है। ये इसको उचित अनुचित से या ये अप्रोप्रिएट है या इनअप्रोप्रिएट है, डिजायरेबल है, अनडिजायरेबल बिहेवियर है, समय का, स्थान का, इससे कोई भी मतलब नहीं होता, क्योंकि ये इड जो है वो अनकॉन्शियस होता है। इसका वास्तविकता से यानी कि रियलिटी से इसका कोई भी रिलेशन नहीं होता है। अब उसके बाद आ जाता है हमारा ईगो।
ये हमारी पर्सनैलिटी का वो पार्ट है जो कि हमारी रियल सिचुएशन से हमें एक तरह का समझौता करने का प्रयास करता है और इड को उन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति करने की परमिशन देता है जो कि इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों को देखते हुए संभव है। अर्थात वो व्यक्ति से अपने हित के लिए या उस एनवायरनमेंट की जो रियलिटी है उसके अनुकूल ही काम करने के लिए उसको मोटिवेट करता है। और अहम जो ये ईगो है ये सोचने, निश्चय करने और सम्मान की भावना को जागृत करने का कार्य करता है। इसका संबंध क्या होता है? ये रियलिटी प्रिंसिपल द्वारा कंट्रोल होता है। और वो जो ईड क्या था वो सुख का सिद्धांत था, यानी कि वो प्लेजर प्रिंसिपल है, और यहाँ पर ये क्या है? ये रियलिटी प्रिंसिपल से कंट्रोल होता है। अब कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस इसलिए होता है क्योंकि ये तीनों स्तर पर ही निर्णय इसके द्वारा लिया जाता है। इसके बाद है सुपर ईगो। सुपर ईगो मतलब परम अहम। इसका विकास क्या होता है? नैतिक मानदंड या सामाजिक प्रतिबंध या जो आदर्श हैं, परंपराएं हैं, उनके सीखने पर बेस्ड होता है। जो परायम है वो एक प्रहरी के रूप में कार्य करता है, एक वॉचमैन की तरह कार्य करता है। ये इड के ये जो है जो ईगो के थ्रू इड को नियंत्रित करता है। ईगो से क्या करता है? इड को नियंत्रित करता है। ये बताता है कि क्या सही है, क्या गलत है, हमें क्या काम करना चाहिए। ये अनैतिक कार्य करने के लिए, समाज के विरुद्ध कार्य करने के लिए ये रोकता है। सुपर ईगो की वो स्थिति होती है। सुपर ईगो अहम से ऊंचा कहा गया है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है उसका अपना आइडेंटिफिकेशन अपने पेरेंट्स के साथ इस्टेब्लिश होता है। इसके परिणाम से वो ये सीख लेता है कि क्या सही है और क्या गलत है। इस तरह से सीखने में सुपर ईगो के विकास की यहाँ पर शुरुआत हो जाती है। और सुपर ईगो को जो पर्सनैलिटी का मोरल या एथिकल ब्रांच भी इसको कहा गया है। व्यक्ति वो ये बतलाता है कि कौन सा कार्य अनैतिक है, कौन सा कार्य उसे नहीं करना चाहिए। ये जो है आइडियलिस्टिक प्रिंसिपल द्वारा इसको गाइडलाइन होती है या कंट्रोल होता है। और इस तरह से बचपन में ही सोशलाइजेशन के दौरान जो बच्चा होता है मम्मी पापा के दिए हुए, पेरेंट्स के द्वारा दिए गए उपदेशों को ईगो में आत्मसात कर लेता है और यही बात बाद में सुपर ईगो का रूप ले लेती है। और सुपर ईगो फिर डेवलप होकर एक इडम की जो सेक्सुअल या आक्रामक या अनैतिक प्रवृत्तियों पर रोक लगाता है। दूसरी ओर जो ईगो है वो वास्तविक और जो रियल गोल्स में हटाकर मोरल गोल्स की तरफ ले जाता है। इस तरह से जो वेल डेवलप्ड सुपर ईगो व्यक्ति के जो रिप्रेशन के माध्यम से वो करता है। हालांकि ये रिप्रेशन जो है का प्रयोग वो स्वयं नहीं करता, अपने आप नहीं करता, फिर भी वो जो ईगो का रिप्रेस करने का प्रयोग आदेश देकर ऐसी इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है। इस तरह से जो है ये साइको एनालिसिस का आपका ये थॉट ऑफ स्कूल है। इसका जो है बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन भी है। इन्होंने फ्रायड ने ये कहा कि जो जीवन के स्टार्टिंग के 5 इयर्स हैं उसमें बच्चे का जो पर्सनैलिटी है वो पूरी तरह से डेवलप हो जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि फ्रायड के अकॉर्डिंग किस ईयर तक बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है और उसके जो उसकी नींव इसी जो उनका बेस है इसी 5 इयर्स में बेस उसका बन जाता है। तो टीचर और पेरेंट्स को ये चाहिए कि वो इस दौरान जो इस बच्चे के जो एक्टिविटीज हैं उन एक्टिविटीज पर ध्यान दे और उनमें ऐसी आदत डाले जिससे कि वो फ्यूचर में ऐसे एनवायरनमेंट के साथ अच्छी तरह से कोऑर्डिनेशन कर सके। और दूसरा जो अचेतन अभिप्रेरणाएं हैं, जो अचेतन अभिप्रेरणाएं हैं वो बच्चों के व्यवहारों को समझने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती हैं और ऊपर से देखने में बिना किसी कारण मतलब अटपटी लगती हैं। तो बच्चे के द्वारा अकारण किए गए व्यवहारों के पीछे इसका मतलब क्या है कि उसकी कुछ रिप्रेस्ड डिजायर छिपी हुई होती हैं। तो शिक्षक हैं, जो टीचर है, उनको ये चाहिए कि वो स्टूडेंट्स को अपने इड, ईगो और सुपर ईगो के बीच में जो है तालमेल इस्टेब्लिश करने के लिए उनको मोटिवेट करें और उनको इस योग्य बनाएं कि ताकि उनकी पर्सनैलिटी हर जगह एडजस्ट कर पाए
वो ऐसा न हो कि वो कुसमायोजन का शिकार हो जाए। और फ्रायड ने जो भी बच्चे ऐसी चिंताओं से ग्रसित हैं, उन बच्चों की प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए कई तरह की डिफेंस मैकेनिज्म का भी बताया है। डिफेंस मैकेनिज्म को बताया है कि उन डिफेंस मैकेनिज्म के थ्रू आप बच्चे को जो है उनको दूर कर सकते हो उसको, जैसे कि डिफेंस मैकेनिज्म में सब्लिमेशन है, रेशनलाइजेशन है, रिग्रेशन है। तो ये बहुत सारे डिफेंस मैकेनिज्म है। इन डिफेंस मैकेनिज्म को जो टीचर है बच्चे को यूज करने के लिए बताएगा, जिससे कि जो उसकी प्रॉब्लम्स है वो, यदि उसके अंदर कोई मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो उसे वो छुटकारा मिल सके। और मनोरचनाओं की सहायता से भी बच्चों के जो स्कूल फोबिया है उस स्कूल फोबिया की सभी प्रॉब्लम्स को दूर किया जा सकता है। और जो साइकोएनालिसिस की ये थ्योरी है, इससे साइकोलॉजी और एजुकेशन में नार्सिज्म द्वारा जो मनोरोगी हैं उनके विकार को भी दूर किया जाता है, जिससे कि जो स्टूडेंट्स की इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स हैं उन इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स को भी दूर किया जाए। तो इस तरह से आज हमने ये जाना कि साइकोएनालिसिस की थ्योरी क्या है और इसका जो है साइकोलॉजी में कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्यक्तिगत मनोविज्ञान यानी कि इंडिविजुअल साइकोलॉजी। इसी के साथ ही इस सेशन को यहीं खत्म करते हैं। आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।